अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस क्लास में हम डायनामिक्स चैप्टर नंबर 3 इसके हवाले से स्ट्रक्चर्स क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले एमसीक्यूज का सेशन कंप्लीट हो गया है और आज जो है कुछ उसके थ्योरी के हवाले से कुछ बातें की जाएंगी और उसके अलावा प्रॉब्लम जो है खासतौर से हमारा टारगेट होगा, उसे हम डिस्कस करेंगे। डेट क्लियर? तो इसके अंदर सबसे पहले देखें जो क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये आपके सामने मौजूद है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें ये पहले क्वेश्चन में बात कर रहे हैं डिफाइन मोमेंटम। क्या मालूम कर? डिफाइन मोमेंटम, मोमेंटम की डेफिनेशन बयान करें और फिर एसआई यूनिट और एसआई यूनिट भी इसका बयान करें। देखिए एवरीबॉडी नोज वेल कि मोमेंटम का जो एसआई यूनिट होता है, मोमेंटम की जो डेफिनेशन है वो क्या है, हम जानते हैं अच्छी तरीके से, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। लेकिन इसके अलावा हम एक बात और भी जानते हैं कि द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड द मोमेंटम। इसको दो तरह से बयान किया जाता है। फिजिकली मोमेंटम किसे कहते हैं? द क्वांटिटी ऑफ मोशन को कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो हरकत की मिकदार है दैट इज कॉल्ड मोमेंटम, उसे मोमेंटम कहा जाता है। मोमेंटम से यह पता चलता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको मूव करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है। मिसाल के तौर पर ये आपके सामने यू कैन सी हियर कि एक ट्रक है और उस ट्रक को एक आदमी जो है वो खींचने की कोशिश कर रहा है। यू कैन सी, यानी वो चाह रहा है कि जो है ट्रक मूव करे, मूव करने की वो कोशिशों में लगा हुआ है। तो क्या ये उसके लिए मुमकिन है उसको मूव करना? सवाल ये पैदा होता है। तो जाहिर सी बात है, एक आदमी रस्सी बांध के ट्रक को मूव करना चाह रहा है, तो दिस इज नॉट वेरी इजी फॉर हिम टू मूव इट। तो उसको मूव करना आसान नहीं है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा होगा, इट इज अ मैसिव बॉडी। क्या? इसका मास बहुत बहुत ज्यादा है, लिहाजा इस सूरत में इसको मूव करना आसान नहीं होगा क्योंकि इसका मास बहुत ही ज्यादा है। तो पता चला किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा हो तो उसको मूव करना इजी नहीं होता, इट इज इम्पॉसिबल। इसी तरीके से कोई बॉडी मूव कर रही हो, मैसिव बॉडी मूव कर रही है, तो उसको रोकना भी आसान नहीं होता। जिस तरह से यहाँ पे एक शख्स दिखाया गया है कि ये शख्स इस ट्रक को रोकने की कोशिश कर रहा है या फिर ट्रक आगे की तरफ मूव कर रहा है, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम। वाई? हालांकि ट्रक स्लो रफ्तार के साथ हरकत कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उसको मूव नहीं कर सकता। उसका रीजन क्या है? उसकी वजह क्या है? तो उसका रीजन, उसकी वजह बिल्कुल साफ जाहिर है कि मास ज्यादा होने की वजह से क्वांटिटी ऑफ मोशन बढ़ जाता है, लिहाजा बॉडीज को मूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, अच्छा, दूसरी तरफ एक मिसाल दो। दूसरी मिसाल आपके सामने ऊपर लिखी हुई है कि एक शख्स जो है वो बॉल करा रहा है, बॉलर, और दूसरा शख्स जो है इस बॉल को हिट कर रहा है। अब देखिए मूविंग बॉल आ रही है, इसकी वेलोसिटी होगी, लेकिन इसको कैच करना भी आसान है। बॉल को, इस बॉल को कैच करना इट इज वेरी इजी। इस बॉल को कैच करना बहुत आसान है और साथ में जो है ना सिर्फ कैच करने से आसान है, ना सिर्फ कैच करना इस बॉल को आसान है, बल्कि हिट करना भी इजी होगा क्योंकि बॉल का मास बहुत कम होता है। लिहाजा इट इज इजी टू कैच द बॉल और इट इज इजी टू हिट द बॉल, इट इज इजी टू स्टॉप द बॉल, इट इज इजी टू मूव द बॉल। तो जो बॉडीज जो है बहुत कम होती है उनको मूव करना बहुत आसान हो जाता है। इज दैट क्लियर? जिनका मास कम होता है उनको मूव करना आसान हो जाता है। लेकिन इसमें एक मिसाल और याद रखिएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत जबरदस्त वेलोसिटी के साथ आ रहा हो, मिसाल के तौर पर बुलेट है, बुलेट का मास बहुत कम है, लेकिन उसको अगर हाथ से फेंका जाएगा तो कोई भी दीवार उसको आसानी से रोक सकती है। लेकिन उसी बुलेट को जिसका मास कम है, वेलोसिटी जबरदस्त वेलोसिटी के साथ जो है गन के साथ फायर किया जाएगा तो अब उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि इस दफा जो है मास कम होने के बावजूद बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। तो बुलेट की वेलोसिटी ज्यादा होने के नतीजे में बॉडी जो है वो रोकना मुश्किल हो जाती है। तो पता चला किसी भी ऑब्जेक्ट का जो क्वांटिटी मोशन है दो चीजों पर डिपेंड करता है। किस किस पर? एक तो मास पे डिपेंड करता है कि बॉडी का मास कैसा है, जिसने ट्रक की मिसाल दी, और दूसरा वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि वेलोसिटी जो है वो उसकी कम है या ज्यादा है। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन का निसार इन दो फैक्टर्स पर है। तो तिबियात दानों ने या फिजिसिस्ट ने क्या किया, फिजिक्स का रखने वालों ने क्या किया कि उन्होंने मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके एक नई टर्म बना ली, उसको नाम दे दिया मोमेंटम का। तो मोमेंटम की जो डेफिनेशन है वो ये बनी, क्या आपके सामने मोमेंटम की डेफिनेशन इस तरह से लिखी है।
यस, मोमेंटम की तारीफ पहले हम यहाँ पर मोमेंटम की हेडिंग डाल लेते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में था कि व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम जो है उसकी डेफिनेशन क्या, मोमेंटम को पी के अलामत से शो करते हैं, इससे पी से। तो मोमेंटम की जो फिजिकल डेफिनेशन है वो तो आपके सामने आ गई, द क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्या, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। द क्वांटिटी ऑफ मोशन, किसी भी जिस्म में जो हरकत की मिकदार होती है वो उसका मोमेंटम कहलाता है, इज कॉल्ड मोमेंटम। इसको मोमेंटम कहते हैं। ओके, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। याद है इसका पूरा नाम लीनियर मोमेंटम है। इस मोमेंटम का पूरा नाम क्या है, लीनियर मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम भी दो तरह के होते हैं, एक लीनियर और दूसरा एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। इसका ताल्लुक उन अज्साम से जो दायरे में मुताहरिक हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं उन बॉडी से जो कि स्ट्रेट लाइन के लोग मूव कर रहे हैं। सो द बॉडी हैज लीनियर मोमेंटम। ओके, अगर फर्ज कर लें कि एक बॉल है या कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है और वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, तो उसका क्वांटिटी ऑफ मोशन और मोमेंटम मालूम करने का दूसरा तरीका क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ, ये हम मैथमेटिकल डेफिनेशन बयान कर रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी gives the momentum of body, gives the momentum of body. gives the momentum of body, इससे बॉडी का मोमेंटम पता चल जाएगा। तो जो मोमेंटम है उसका फार्मूला क्या बना, फिर देखिए मोमेंटम को पी की अलामत से शो करते हैं। इसका फार्मूला ये है, मास इनटू वेलोसिटी। मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट मोमेंटम। अगला क्वेश्चन ये पैदा होता है कि मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो याद रहे कि मोमेंटम का जो यूनिट है, एसआई यूनिट, वो ये है, इसका यूनिट है, आप इसके फार्मूले से निकाल सकते हैं, P इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय V। तो मास को नापते हैं किलोग्राम में, सब जानते हैं, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम का यूनिट बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आजकल जो न्यू बुक है उसमें सेकंड को ऊपर भेज दिया गया है, या पुराना स्टाइल भी है। बास कुतुब में क्या करते हैं कि जो पर सेकंड उसको ऊपर भेज दिए तो सेकंड की पावर -1 हो जाती है। तो दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। ये क्या आ गया, यूनिट ऑफ मोमेंटम आपके सामने आ गया। ओके ओके, तो ये आपके पास मोमेंटम का फार्मूला जो है वो तैयार हो गया। लेकिन याद है कि जो मोमेंटम है उसका एक यूनिट और भी है, दैट इज न्यूटन सेकंड। मोमेंटम का एक दूसरा फार्मूला है, वो न्यूटन सेकंड है, दैट इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड। इसको न्यूटन सेकंड में भी नापा जाता है मोमेंटम को। फर्स्ट ईयर की क्लास में हम इस पर बहस करेंगे कैसे। चलें, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ जाना है तो उस तरफ लेके चल रहे हैं। लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या आते, तवज्जो रहे, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो आपके सामने ये रहे। पहला है फाइंड द मोमेंटम, फाइंड द मोमेंटम ऑफ बॉडी मास ऑफ 6 किलोग्राम। फाइंड द मोमेंटम ऑफ बॉडी ऑफ मास 6 किलोग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया। देखिए मोमेंटम कैसे मालूम करेंगे, तवज्जो रहे। फाइंड द मोमेंटम ऑफ बॉडी ऑफ मास 6 किलोग्राम। तो मास दिया हुआ 6 किलोग्राम और वेलोसिटी दी है 25 मीटर पर सेकंड। तो देखिए यहां पर यस क्या है, मोमेंटम ऑफ मास दिया हुआ 6 kg, वेलोसिटी 25, मास 6 kg, मास को m से शो करते हैं, डेट इज 6 किलोग्राम, और जो वेलोसिटी है बॉडी की, डेट इज वेलोसिटी को v की अलामत से शो करते हैं, डेट इज 25 मीटर पर सेकंड। और आपको मालूम क्या करना है, याद रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको मोमेंटम कैलकुलेट करना है। कौन सा क्वेश्चन है, एक बार फिर चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 का एक बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, मोमेंटम कैलकुलेट करना है। मोमेंटम को पी की अलामत से शो करते हैं। देखिए आप सॉल्व करेंगे आप इसे, और इसके लिए लिखिएगा फार्मूला। तो इसके लिए जो फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे वो फार्मूला क्या है, एवरीबॉडी नोज वेल। मोमेंटम पी का फार्मूला होता है मास इनटू
वेलोसिटी, मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम हासिल हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर मास कितना दिया हुआ है, मास है 6 किलोग्राम और वेलोसिटी क्या है 25। 6 को 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी हम मल्टीप्लाई 6 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, कैलकुलेटर निकाल लो। ओके, 6 मल्टीप्लाई 25, दिस विल गिव यू 150। तो ये हो जाएगा 150, इसका यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड दोनों लिख सकते हैं। न्यूटन सेकंड लिख लें या किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिख लें, दोनों यूनिट सेम है। याद रखिए कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी के साथ होती है। मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है वेलोसिटी v के साथ तो उसका मोमेंटम mv कहलाता है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम लिया जाएगा। तो मोमेंटम की डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जिस जानिब होगी मोमेंटम उसी तरफ लिया जाता है, तवज्जो है। ओके, तो इस तरह से होगा मामला। अब उसके बाद देखें जो नेक्स्ट है आपके पास वो क्या है, ये बी पार्ट भी हो गया, यानी आपने जो है इसका ये कर लिया और उसके बाद बी पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। और अब जो है आप कौन सा पार्ट करेंगे, अब सी पार्ट करना है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ मोमेंटम इफ, अच्छा देखिए यहाँ पर चेंज नहीं की, मैंने स्लाइड चेंज करना जरूरी है, ये आपके सामने आ रही स्लाइड। क्या कह रहे हैं, व्हाट विल बी द वेलोसिटी इफ द मोमेंटम बिकम्स 200 मीटर सेकेंड। यानी क्या बताइए क्या वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की अगर उसका मोमेंटम 200 न्यूटन सेकेंड हो। व्हाट विल बी द वेलोसिटी, अगर मास तो वही है, मास ऊपर दिया हुआ 6 किलोग्राम, तो वेलोसिटी आपको मालूम करनी, याद रहे क्या मालूम करनी है, वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी, मोमेंटम 200 न्यूटन सेकेंड है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी और मोमेंटम है 200 न्यूटन, असल में 2-3 सीन चल रहे तो वो 200 न्यूटन सेकेंड। तो बताएं वेलोसिटी क्या होगी 200 न्यूटन सेकेंड पे। मैं एक बार फिर चेक कर लूँ, यस वेलोसिटी बताइए। इसके मास क्या है, मास तो वही 6 किलोग्राम के ऊपर दिया हुआ है। ये कौन सा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है, ये उसका सी पार्ट है, 1 का सी पार्ट याद है। दिस इज द क्वेश्चन 1 एंड सी पार्ट। तो बताइए कि वेलोसिटी क्या होगी, तवज्जो रहे। तो देखिए सॉल्यूशन के अंदर फार्मूला तो वही होगा मोमेंटम का, जो फार्मूला आप जानते हैं। क्या फार्मूला बोले, मोमेंटम का फार्मूला P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, जैसा कि बयान किया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आपको क्या मालूम करना है, इस दफा वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है क्या है, जबकि P और M आपको गिवन है। तो P की जगह क्या पुट करेंगे, P की जगह आएगा ये 200 न्यूटन सेकेंड, यानी 200, और मास तो वही है 6 किलोग्राम, याद रहे, और वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। अब देखिए क्या होगा, सब एवरीबॉडी नोज वेल कि अब क्या होगा कि 6 नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू v। अब 200 को आप 6 से डिवाइड कर दें, तो 200 को जब आप डिवाइड करेंगे 6 से तो दिस विल गिव यू 33.33। तो वेलोसिटी आ जाएगी 33.33 इज इक्वल टू, साइड चेंज कर दें तो v इज इक्वल टू यस 33.33 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मोमेंटम, वेलोसिटी ऑफ बॉडी रिक्वायर्ड। तो सिंस रिक्वायर्ड क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ मोमेंटम, दिस इज रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ, अच्छा रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ बॉडी है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन।
अच्छा अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है आप देख रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, व्हेन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ये आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। यस, ए पार्ट, व्हेन अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स अर्थ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप यहीं पर समझ लें कैसे होगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, क्या कह रहे हैं, व्हेन अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स द अर्थ, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, अच्छा ये तो मिट गया, हाईलाइटर नहीं था एक्चुअली, अब इसको अनडू करना है, इसको मिटा देते हैं। चल, एन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स अर्थ, एक अजाना तौर पर गिरने वाला जिस्म जमीन की तरफ गिर रहा है, फ्री फॉलिंग बॉडी किसे कहते हैं, हम जानते हैं किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो वो कहाँ गिरेगा, जमीन की तरफ गिरेगा, तो उसको बोलेंगे फ्रीली फॉलिंग बॉडी, इज दैट क्लियर। तो वो नीचे की तरफ गिरता है, जमीन उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है, उसको ग्रेविटेशन कहते हैं। सवाल ये है जो आपके सामने दिया हुआ है, क्या, द क्वेश्चन इज डज अर्थ आल्सो मूव टुवर्ड्स दैट ऑब्जेक्ट ड्यू टू रिएक्शन, क्या रिएक्शन की सूरत में जमीन भी उस ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करेगी, तो दिस इज द क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपकी समझ में बात आ गई होगी। देखिए आप आइए इसकी तरफ कैसे सॉल्व होगा, यानी यहाँ पर कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है कि जमीन है और एक ऑब्जेक्ट है जो जमीन की तरफ गिर रहा है, इज दैट क्लियर। कोई ऑब्जेक्ट जमीन की तरफ क्यों गिरता है, उसकी वजह क्या है, याद रहे उसकी वजह यह है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी बाय अ फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहते हैं उसे, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है, जिससे जो जमीन किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ मूव करती है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ होती है दो बॉडीज के दरमियान, जैसा यहाँ पे एक अर्थ है आपकी, एक ऑब्जेक्ट क्या हो गया अर्थ, और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट या मास हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट बॉल हो गया या कोई भी चीज हो सकती है, तो फर्ज कर लें इसका मास m है और जो हमारी जमीन है इसका मास me है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला आपको याद होगा Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ऐसे ही है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, F इज इक्वल टू G मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई मास ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय दरमियानी फासला, जो आप इनके दरमियान जो भी डिस्टेंस है वो ले सकते हैं, जो जमीन और रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर लिया जाता है बिलअमूम, इन जनरल आपने टॉपिक में पढ़ा होगा, खैर हमें उस तरफ नहीं जाना, हमारी बहस ये है कि जमीन जो है इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है फोर्स के जरिए। तो कानून ये कहता है कि जिस तरह जमीन इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ऑब्जेक्ट आल्सो अट्रैक्ट अर्थ टुवर्ड्स इटसेल्फ, कि इस तरह ऑब्जेक्ट भी जमीन को अपनी जानिब कशिश कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट है वो भी जमीन को किसी कशिश कर रहा है अपनी जानिब। अब अगर अर्थ इस पर फर्ज कर लें, फर्जी बात हो रही है, अगर 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रही है, कितनी, फर्ज कर लें अर्थ इस पर 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रही है नीचे की तरफ, तो जो ऑब्जेक्ट है वो भी 100 न्यूटन की फोर्स ही अप्लाई करेगा ऊपर की तरफ, तो दोनों तरफ फोर्सेस सेम होंगी। कानून तो यही कहता है कि जो फर्स्ट बॉडी फोर्स अप्लाई करती है सेकंड पर, सेकंड भी फर्स्ट पर वही फोर्स अप्लाई करती है। लेकिन क्वेश्चन इज दैट, यहाँ जो पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट जमीन की तरफ मूव करता है, क्या जमीन ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करेगी एज अ रिएक्शन, दैट इज द क्वेश्चन। तो इसका आंसर ये है कि नो, ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स द अर्थ बट अर्थ कैन नॉट मूव टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। व्हाई व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। आइए आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ आइए। F इज इक्वल टू m है, हमने न्यूटन का दूसरा कानून पढ़ा है कि फोर्स बराबर होती है किसके, ma के बराबर होती है, दैट क्लियर। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है, आइए एक्सेलरेशन मालूम करते हैं। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन m। अब ये ऑब्जेक्ट है, इसका एक पर्टिकुलर मास होगा, इज दैट क्लियर, और इस पर कोई फोर्स अमल कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा, इज दैट क्लियर। तो ये ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है, फर्ज कर लें, इज दैट क्लियर। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है, अब यही फार्मूला एक्सेलरेशन का आप किस पे लगा दें, अर्थ पे लगा दीजिए। F इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, मास ऑफ अर्थ आएगा। अब आप गौर कीजिए कि मास ऑफ अर्थ जो है वो बहुत ज्यादा है, किसके मुकाबले में, ऑब्जेक्ट के मास के मुकाबले में। तो मास जितना ज्यादा होता है एक्सेलरेशन उतना ही कम हो जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अर्थ। तो द मोर द मास द लेस द एक्सेलरेशन। अब चूंकि जमीन का मास बहुत ज्यादा है, लिहाजा एक्सेलरेशन बहुत कम पैदा होगा इसके अंदर,
इज दैट क्लियर? तो इसलिए याद रखिएगा कि दोनों तरफ फोर्सेस तो नहीं होंगी सेम, दोनों एक दूसरे को सेम फोर्सेस अपनी तरफ अटैक कर रहे होंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। तो इसका रीजन जो बयान करने का तरीका है वो क्या होगा? वो ये होगा, अब देखिए आंसर कैसे होगा इसका। रीजन, ये एक्चुअली रीजनिंग क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू, ये अकॉर्डिंग की शॉर्ट फॉर्म है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द बॉडी, जिसका जिक्र किया जा रहा है स्मॉलर बॉडी, बॉडी एंड अर्थ both attracts each other, both attracts each other with the same gravitational force. This is the point, with the same gravitational force, but Earth does not move towards the object because की शॉर्ट फॉर्म है, because of the higher mass, because of the higher mass, ये हमने प्रीवियस शुरू कर दी है। higher mass as compared to the mass of body, as compared to the mass of body, because acceleration is inversely proportional to what? Mass. The more the mass, the less the acceleration at a particular force. अर्थ के लिए इसको ऐसे लिखेंगे, इज दैट क्लियर? ये किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए। मास कम है, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, और ये अर्थ के लिए, मास ऑफ अर्थ बहुत ज्यादा, एक्सेलरेशन कम होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आ रहा है वो क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको जाना पड़ेगा इसकी थ्री की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट देख लें, क्या करें? अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। 10 किलोग्राम की बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। अ फोर्स एक्स फॉर 5 सेकेंड टू रिड्यूस इट्स वेलोसिटी टू 2 मीटर पर सेकेंड। उस पर एक फोर्स अमल करती है 5 सेकेंड्स के लिए, टू रिड्यूस इट्स वेलोसिटी टू 2 मीटर पर सेकेंड, ताकि उसकी वेलोसिटी कम होकर क्या हो जाए? 2 मीटर पर सेकेंड हो जाए। फाइंड द मोमेंटम ऑफ बॉडी बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स अमल करने से पहले उसका मोमेंटम क्या है बॉडी का, और फोर्स अमल करने के बाद मोमेंटम क्या है बॉडी का। ओके, ये आपको कैलकुलेट करना है। बहुत पसंद मुझे नजर नहीं आ रही, ये सीन पलटना पड़ रहा है तो सामने से क्वेश्चन गायब हो रहा है, प्रॉब्लम थोड़ा सा इशू आ गया। खैर, जैसे से हम चीजें करते हैं, ये दुनिया का सूल है, यही हर जगह का सूल है। जितनी ज्यादा आप चीजों को करते हैं तो उतने ज्यादा इनके मामलात में क्या दुश्वारियां आ सकती है, क्या आसानियां किस पैदा की जा सकती है, वो मालूम होती चली जाती है। फिर नेक्स्ट टाइम जो है फिर आप उसके मुताबिक ही बेहतरी की तरफ जाते हैं। तो मास दिया हुआ 10 किलोग्राम, मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये है इनिशियल मोमेंटम, मास 10, वेलोसिटी 10। ओके, तो आइए इसका इनिशियल मोमेंटम में पहले डेटा बनाए। कोशिश में करूंगा कि मैं वो फसल मुझे नजर नहीं आ रही तो इसको जो है वो कर सकूं। स्टॉप नहीं कर सकते ना, वीडियो बिल्कुल स्टिल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीन नंबर 1 पे आ जाए, ये आ गया आपके सामने। मास
और इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, मैं पूरा वर्डिंग में लिख रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। ये है डेटा इस क्वेश्चन का जो हम सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद देखें दोबारा सीन नंबर 3 में चलते हैं, क्या है उसके बाद देखें। आप फोर्स एक्स फॉर 5 सेकेंड, फोर्स 5 सेकेंड के लिए अमल करती है, कितने 5 सेकेंड के लिए, तो फोर्स आ गई, हाँ फोर्स अमल कर रही है, टाइम आ गया 5 सेकेंड्स के लिए अमल कर रही है। फिर दोबारा आ जाए आप सीन नंबर 3 में, उसके बाद क्या कह रहे हैं आगे, रिड्यूस इट्स वेलोसिटी टू 2 मीटर पर सेकेंड, वो इसकी वेलोसिटी को 2 मीटर पर सेकेंड रिड्यूस कर देती है, ये फाइनल वेलोसिटी आ गई। दोबारा आ जाए सीन नंबर 1 में, 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये फाइनल वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। फिर सीन नंबर 3 में आए, क्या कह रहे हैं आगे, फाइंड द मोमेंटम ऑफ बॉडी बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, फोर्स अमल करने से पहले और फोर्स अमल करने के बाद बताइए कि उसका जो है मोमेंटम क्या होगा, यानी मोमेंटम बताना है। तो दोबारा आ जाए स्क्रीन, ओके सीन नंबर 2, तो मोमेंटम बताना है, इनिशियल मोमेंटम बताइए। इनिशियल मोमेंटम को आप एमआई से शो कर सकते हैं, और फाइनल मोमेंटम बताना है, उसको एमएफ से शो कर सकते हैं। ये बिफोर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, ये जो है ये किसके, बिफोर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और जो दूसरा है वो आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, एमएफ। आइए तो पहले हम मालूम करते हैं क्या, फॉर एम आई इनिशियल मोमेंटम कैसे निकालेंगे। अच्छा सॉरी, मैंने मोमेंटम को एम से शो कर दिया, सो आई एम रियली सॉरी, मोमेंटम को पी के अलामत से शो करते हैं, दिस इज मिस्टेक। मोमेंटम को किससे शो करते हैं, पी के अलामत से, तो यहाँ पर ये पी आई होगा और ये होगा फाइनल मोमेंटम, इसको पी एफ की अलामत से शो करेंगे, याद रहे किससे, पी आई और पी एफ की अलामतों से इसको शो किया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे भी गलती, तो इसको भी सही करें, तो ये क्या होगा, पी आई होगा। इनिशियल मोमेंटम जाहिर सी बात है आप कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखिए इनिशियल मोमेंटम फार्मूला लगाइए, क्या फार्मूला है बोले, यस सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो गया डेटा के बाद। तो फार्मूला मोमेंटम का होता है पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम है तो क्या हो जाएगा, पी आई इज इक्वल टू मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। आप मल्टीप्लाई का साइन ना भी डालें तो फर्क नहीं पड़ता, तो मास है 10 किलोग्राम, यू कैन सी हियर मास 10 किलोग्राम है, इनिशियल वेलोसिटी भी 10 है, तो क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10, दिस विल गिव यू 10 टाइम्स 100। तो इनिशियल मोमेंटम हो गया कितना, 100 न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं। तो दिस इज योर आंसर। उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं आगे, ये तो हो गया। उसके बाद फाइनल मोमेंटम मालूम करना है, तो फाइनल मोमेंटम के लिए मास तो वही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा, याद रहे फाइनल मोमेंटम आपको चाहिए, तो मास तो वही है 10 किलोग्राम, लेकिन वेलोसिटी ये वाली इस्तेमाल करेंगे 2 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी इस्तेमाल होगी, तो फाइनल मोमेंटम पता चल जाएगा, दैट्स इट। तो आपकी हेडिंग क्या होगी, फॉर पी एफ यानी फाइनल मोमेंटम। तो फार्मूला क्या बताया इसका फाइनल मोमेंटम का, बोले मोमेंटम का फार्मूला तो वही होता है मास इंटू वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे एफ लगा देंगे दोनों के साथ, क्या लग जाएगा बच्चों, एफ। अब क्या करना है, आपने कीमतें पुट करनी होती है, तो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू मास इज 10 मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई थी देखें, 2 मीटर पर सेकेंड, आपके सामने होगा सोचे, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बोले 10 टू 20 न्यूटन सेकेंड। अब आप और करें कि इनिशियल मोमेंटम 100 न्यूटन सेकेंड था और फाइनल मोमेंटम क्या आ गया, 20 न्यूटन सेकेंड आ गया, यानी मोमेंटम कम हो गया। क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये डिटायरिंग फोर्स थी जिसने क्या किया, बॉडी की वेलोसिटी में कमी की और उसके साथ मोमेंटम भी कम हो गया। क्यों, मोमेंटम का हमेशा मास के साथ वेलोसिटी पर भी होता है। हमने इस पर बहस मुकम्मल कर लिया आज की क्लास में, इज दैट क्लियर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा क्वेश्चन की तरफ, आइए सीन Why a wire fence is designed in the helmet of batsman? Wire fence is designed in the helmet of batsman और उसके बाद है how does it prevent from injuries?
वायर फेंस को क्यों डिजाइन किया जाता है इन द हेलमेट ऑफ बैट्समैन? बैट्समैन का जो हेलमेट होता है उसमें वायर फैन को क्यों डिजाइन किया जाता है? और जाहिर सी बात है कि इंजरी से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चंद अमवात या डेथ क्रिकेट के ग्राउंड में ऐसी भी हुई है, याद है, चंद जो है ऐसी भी डेथ हुई है जिनका रीजन क्या था? जिनका रीजन था हेलमेट ना होना और बॉल का जो है वो हेड पे लग जाना। डेट क्लियर? तो ये हिस्ट्री ऑफ द क्रिकेट में हमें ये मिसालें मिलती हैं। इसलिए जो है हेलमेट में वायर फेंस लगाए जाते हैं। वायर फेंस क्या करते हैं? ये जाल होता है जो जबरदस्त मोमेंटम के साथ आने वाली बॉल, अगर बहुत तेज मोमेंटम के साथ कोई बॉल आ रही है तो वो उसको जो है हट करने से बचा लेता है। क्योंकि हम जानते हैं, अब आप बोलेंगे कि भाई मोमेंटम का अनुसार तो मास पर होता है, लेकिन मोमेंटम के अनुसार तो वेलोसिटी पर भी होता है। क्योंकि बॉल फास्ट बॉलर बॉल करा रहा है, उसकी वेलोसिटी बहुत हायर है, तो उसका मोमेंटम बढ़ जाता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन स्ट्रांग हो जाती है। लिहाजा अगर वो किसी हेलमेट के बजाय हेड को हिट कर दे खुदा ना खास्ता, तो फिर डेथ भी वाकई हो सकती है। इसलिए वायर फेंस बनाए जाते हैं ताकि वो क्या करते हैं, उसके जैसे ही टकराव होगा तो उसके मोमेंटम की चोट से जो है खिलाड़ी को बचा सकेंगे डेट के लिए। तो ये उसके उस तरह से इंजरीज से महफूज किया रखा जा सकता है। तो ये इसका रीजन है। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। हमने आज की इस क्लास में मोमेंटम वाला जो हिस्सा है वो कंप्लीट कर लिया, और नेक्स्ट क्लास जो होगी जैसा कि आपके सामने आ रहा है लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन में क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। फिर इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो भी इंशाल्लाह आपसे जो हम बयान करेंगे। इस डेट के लिए तो मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। वीडियो बनाते वक्त किसी किस्म की कमी और वो रह गई, वो होती है, जाहिर सी बात है। तो आपकी अच्छी सजेशन के हम हमेशा मुंतजिर रहेंगे। आपकी दुआ में बहुत याद रखिए। खुदा हाफिज।